टॉपिक था हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर नंबर 1, बुक नंबर 2, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, जितने टॉपिक्स पीछे पड़े क्या समझ में आए? एक बच्चे ने मुझे पूछा था अभी, मैम इसका क्या मतलब है? साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, क्या मतलब है इसका? साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड माइंड क्या होता है? व्हेन यू आर कंप्लीटली फिट। एक जो साउंड माइंड है वो साउंड बॉडी में ही जो है वो परफेक्ट होता है, मतलब एक परफेक्ट माइंड परफेक्ट बॉडी में ही रहता है। और एक जो आपकी परफेक्ट बॉडी तब रहती है जब आपका माइंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगर दिमाग मेंटली आप अगर बैलेंस करके चल रहे हो, आप मेंटली परफेक्ट हो, तो देन आप फिजिकली भी परफेक्ट रहोगे। अगर आपका दिमाग सही तरीके से नहीं चल रहा है तो आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पाओगे। ठीक है, अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आपका दिमाग भी सही नहीं रहेगा। तो ये दोनों आपस में को रिलेटेड है। तो इसीलिए तुम्हें मेंटली परफेक्ट भी रहना है और फिजिकली भी परफेक्ट रहना है। समझ आई? टॉपिक था हमारा ये चीज एजुकेशन का था। मैंने यहाँ क्यों बताया एजुकेशन का नहीं है, ये आप सभी के प्रैक्टिकल चीज है कि अपना पोस्चर ठीक करके बैठा करो, बाद में आप जो मर्जी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप क्लास में बैठे हो तो बिल्कुल आपने 100% उस चीज को देना है, 100% वो चीज समझनी है। कोई डाउट आता है तो पूछना है। एक भी बच्चा मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब इसका क्या मतलब? आपको सब समझ में आ रहा है? नहीं। अगर आ रहा है तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। ये मत सोचो कि आप दूसरे बच्चों की बातें करते हो। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ कैसे पढ़ रहा है, वो वहां पढ़ रहे हैं ना। आप अपने आप को डिफरेंट, आप अपने आप को अलग कैसे करके चल रहे हो, ये चीज मैटर करती है। आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से अलग आप कैसे दिखोगे? आपका नॉलेज बताएगा। आप कैसे आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। और आपने दूसरों के लिए नहीं करना है कि मैम वो टीचर ऐसे बोल रहा है, वो बच्चा ऐसे कर रहा है। ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है ये सब चीजें, क्योंकि हम अपने आप पे काम कर रहे हैं और हमें कितने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमने खुद पे देखना है कि आज ये कंसेप्ट मैंने समझा, क्या मेरा क्लियर हो गया? हो गया, गुड। अब नेक्स्ट पकड़ना है। उसमें 4 डाउट होने चाहिए सभी के, टीचर को पूछना है। आपका गोल है कुछ, आपने सीयूईटी क्लियर करना है, अच्छा कॉलेज में जाना है, आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है। जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप मतलब आपका ठीक है, आपकी एज जब हो जाएगी, आपने फॉर्म फिल करने हैं, तो फिर आपने फिर से एनसीईआरटी पकड़नी है। आपकी फाउंडेशन यहीं से बनेगी। अब तो मैं बता रही हूँ ना आपको, बार बार बता रही हूँ ना, बच्चे पहले फाउंडेशन बनती है। 6th से लेकर 12th तक आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पकड़नी है। और जो 11th 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स का जो मैक्सिमम मटेरियल मतलब ऐड कर रही हूँ, लेकिन वो ऐड करने का फायदा तब भी है जब आप मेरे को रिस्पॉन्स करोगे। तो अपने आप को ना ऐसे कम मत समझो। जो चीजें बाहर है, क्लास के बाद जो मर्जी करो, पर क्लास जो 1 घंटे की क्लास चल रही है उसमें प्रॉपर टाइम दो। मैंने जो बोला है वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप आजकल कंटेंट की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब में बेस्ट से बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है, अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। अगर बच्चा अगर ऑफलाइन जा रहा है, ऑफलाइन इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो बॉन्डेज में बैठना चाहता है, उसको एक मतलब कि स्टिकनेस में बैठा हुआ है। टीचर बोल रहा है चल लिखना पड़ेगा, यूट्यूब वाला टीचर बोलेगा वो नहीं लिख सकते हम। बाकी वो तो डिलीवर अच्छे से, मैं नहीं बोलती, हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। हर टीचर जो यूट्यूब में, चाहे एक छोटा टीचर भी होगा ना, वो भी अपने से बेस्ट देता है क्योंकि उसको दुनिया देखती है। तो इसलिए वो गलती की गुंजाइश नहीं रखते टीचर्स। कंटेंट है, यहाँ पे आने का फायदा तभी है जब आप क्या करो, रेगुलर आपकी आंसर राइटिंग हो रही है, आपकी सिटिंग बन रही है, आप डिसिप्लिन में आ रहे हो। वरना यूट्यूब में सब कुछ है। आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पैसे यहाँ से कम पैसे देने हैं आपको, बेस्ट से बेस्ट सब्सक्रिप्शन लेके आप पढ़ सकते हो। ये जस्ट प्रेपरेशन है, उस चीज को समझो। वो वाले माइंडसेट से निकल जाओगे, टाइम वेस्ट हो रहा है, करना है इधर उधर की बातें, ऐसे बिल्कुल नहीं। टीचर है तो भी पढ़ो। जब टीचर क्लास में आता है उसको 4 क्वेश्चन पूछो। समझ आ रही है? टॉपिक था हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है? जैसे मैंने आपको भी समझाया, समझाने में कोई प्रवचन थोड़ा ना देती हूँ, कोई गुरु माता थोड़ी ना हो।
क्या है कि जस्ट थोड़ा सा रोज थोड़ा थोड़ा अवेयर करती हूँ, पता नहीं मेरी बात किस बच्चे के दिमाग में बैठ जानी है जाके और उसने करना है। सारे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन एक आधा हर सेशन में, हर क्लास में ऐसा बच्चा बैठा होता है, क्योंकि उसको हो सकता है स्कूल से गाइडेंस ना मिल रही हो, उसको घर से ना मिल रही हो, यहाँ पे ले ले, है ना। आप बोलो कि मैम हम सभी को नहीं, वो एक बच्चा, मेरे को पता है कि वो एक बच्चा हर साल निकलता ही निकलता है ऐसा, इसलिए मैं कॉन्टिन्यूसली वो चीज बताती हूँ, अलर्ट करती हूँ, ठीक है। फिर ये सब बताने के बाद क्या होता है, हर चीज बताने के बाद उसका एक रिजल्ट होता है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि वो बच्चा सीयूटी क्लियर कर जाता है, वो बच्चा कॉम्पिटिटिव में एक्सेल करता है, वो बच्चा भीड़ के बीच में जब बैठता है, जब वो बात करता है, उसके पास तर्क होते हैं, तर्क मतलब उसके पास फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि उसने बुक्स पढ़ी हुई हैं, वरना आपको जो कोई बताएगा आप उसी को मानकर चल पड़ोगे। तो बुक से हमें क्या मिलता है, तर्क मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि पार्टीशन तो हो गया, रोक पाया कोई, पार्टीशन को कोई रोक पाया, हुआ था। अब जब हो गया, दो नेशन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो अब उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे ना, अब हुआ क्या, ठीक है। तो यही आपको 6 नंबर का क्वेश्चन, जैसे मैंने देखो चैप्टर अपनी मर्जी से स्टार्ट करना है, आप बोलो 15 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो नहीं होगा। चैप्टर को कम से कम भी 20-25 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तभी मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करती हूँ। अगर ढंग से पढ़ना है तो एक चैप्टर को 20-25 दिन मजे से लगते हैं, अगर आपको एनसीईआरटी की एक एक वर्ड को पढ़ना है। फिर ये नहीं है कि मैंने आपको बोला बार बार मैं नोट्स नहीं देती हूँ, मैं आपको लिखवाऊंगी। जब मैं 6 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखने को दूंगी तो इतने ही वर्ड्स मुझे आने भी चाहिए, तब जाके 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे, समझ रही हो। ऐसे नहीं है कि मैम ठीक है हमने समझ लिया, 2-2 लाइनें लिखी, मैम 6 पॉइंट तो हो गए, नहीं 6 नहीं लिखने हैं, वो कंसेप्ट क्लियर पूरा होना चाहिए आप जो लिख रहे हो, ठीक है। अब क्या था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। सबसे पहले जो पार्टीशन था, पार्टीशन कब हुआ, 14-15 अगस्त मिडनाइट को, है ना। उस टाइम पे एक वो भी दी थी, स्पीच भी दी थी, कौन सी स्पीच थी वो, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन कोई अच्छी चीज थी नहीं, ठीक। पार्टीशन एक सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लान्ड, प्लानिंग थी कि इंडिया आजाद होगा और पाकिस्तान बन जाएगा, प्लानिंग थी कोई नहीं थी, अनप्लान्ड था सब कुछ। और सबसे बड़ा ट्रैजिक ट्रांसफर थी, ठीक है, इतनी डरावनी एक ट्रांसफर थी यहाँ पे किसकी, पॉपुलेशन की, ठीक है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, अगर आप पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में अगर आप स्टडी करोगे तो सबसे दर्दनाक ये एक ऐसा किस्सा था जहां पे इतने सारी पॉपुलेशन को माइग्रेशन का शिकार होना पड़ा, इतनी सारी चीजें इन्होंने अनप्लान्ड वे में। सोचो आज मैं अभी आपको बोलती हूँ चलो ये अपना घर छोड़ के निकल जाओ, और अगर नहीं निकलते हो तो फिर वहां पे मारना शुरू कर देता है कोई, गोलियां चलने लगती हैं, मतलब कि लाठियां चलना शुरू हो जाती हैं, फिर क्या वो अच्छी चीज है, वैसी सिचुएशन थी। सो दैट्स व्हाई जो पार्टीशन था वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लान्ड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो था वो था मासेकर। मासेकर का मतलब होता है हत्याकांड, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा ये मासेकर था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंसानियत लोग भूल चुके थे और ये एक दूसरे को मार रहे थे, जो हिंदू थे वो मुस्लिम्स को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदूज को मार रहे थे, और बीच में इनके सिख लोग भी थे, क्योंकि पंजाब जो था मोस्ट अफेक्टेड स्टेट थी। पंजाब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, आधा पाकिस्तान कहाँ है, वेस्ट वाले पार्ट में है, तो जो पंजाब है, आधा पंजाब कहाँ चला गया। जितने भी अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो उसकी मैक्सिमम साइट्स हमें पाकिस्तान में मिलती हैं, जो कि पंजाब में है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो उस टाइम का ये सबसे बड़ा हत्याकांड था, ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट मासेकर ऑफ दैट टाइम, ठीक है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान बन गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें ये कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला कि यहाँ पे कम्युनल जोन्स बन गए। कम्युनल जोन्स, यही आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। कम्युनल जोन्स मतलब सांप्रदायिक स्थान, ऐसे जोन्स बन गए प्रॉपर, वहां पे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। एक था अमृतसर, लाहौर और कोलकाता, ठीक है। कोलकाता क्यों, कोलकाता कहाँ की कैपिटल है, कोलकाता कहाँ की कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की,
वेस्ट बंगाल की, तो मैंने आपको बताया था 2 ही स्टेट्स थी जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी, एक थी पंजाब और दूसरी बंगाल। ठीक है, तो कम्युनल जोन्स 2 जगह बने, अमृतसर, लाहौर और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये कम्युनल जोन्स बन जाते हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को मारा जा रहा था। ठीक है, उसके बाद रिफ्यूजी कैंप्स। अब जो लोग माइग्रेशन के शिकार हो गए, जो माइग्रेंट्स थे, जो अभी यहाँ पे सिंपल बोल दिया था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में चले जाओ और बाकी वाले हिंदू लोग कहाँ पे रुको, इंडिया में। जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे वो हिंदुओं को मार रहे थे, जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे वो मुस्लिम ज्यादा थे वो हिंदुओं को मार रहे थे, और जहां पे हिंदू ज्यादा थे वो क्या कर रहे थे, मुस्लिम्स को मार रहे थे। यहाँ पे कम कोई भी नहीं था, आप बोलो कि नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं था। इक्वलिटी मतलब इक्वल ब्रुटैलिटी हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, ना वो उनको छोड़ रहे थे ना वो उनको छोड़ रहे थे। तो इसीलिए फिर जो लोग बेचारे अभी पाकिस्तान में जाके, अभी हम लोग सारे पाकिस्तान में जाते हैं तो घर हैं हमारे वहां पे, तो उनके भी घर तो थे नहीं, फिर बेचारे कहाँ रुके, रिफ्यूजी कैंप्स में, जो कि अभी तक रिफ्यूजी कैंप्स में रहते रहे। अभी आपको पता है सीएए पास हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास बीजेपी सरकार ने किया था। जो लोग आज तक रिफ्यूजी कैंप्स में रुके हुए थे प्रॉपर, अब जाके वो इंडिया के सिटीजन्स बने हैं। पाकिस्तान के लोग कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंडिया में आए तो इंडिया वालों को रखने पड़ते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के लोग अगर इंडिया में आते हैं उनको भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये उनका दादी घर है। क्या उनका दादी घर है, तो उनका यहाँ पे राइट है। ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अकॉर्डिंग अगर ये लोग यहाँ पे आते हैं तो इंडिया को रखना पड़ता है, क्योंकि ये लोग यहीं के सिटीजन्स थे। बाद में वो ट्रांसफर हो गए फिर वहां पे, वो नहीं जा सकते ना। अगर एक 4 बेटे हैं किसी के, तो एक बेटा कहीं बाहर जाके सेटल हो जाता है तो उसका हक पीछे अपनी माँ बाप के घर में रहता है ना, लेकिन उसके जो ताई चाचे, उसके मतलब कि जो दूसरे भाई बहन है, उनका हक होता है, उनके बच्चों का हक होता है उनके घर में जाके। वही चीज है। ठीक है, उनका मैंने बोला दादी घर में सभी का हक होता है, लेकिन जो बाकी भाई बहन है उनका हक होता है किसी एक सिंगल जो भाई के घर में जाके या किसी के घर में जाके नहीं होता है ना। वैसे ही इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, इंडिया के लोगों का वहां पे कोई हक नहीं है, क्योंकि वो तो वहां से चले गए ना, उन्होंने अपना वहां पे देश बना दिया। पर वहां से जो लोग निकलते हैं, जिनको वहां पे जगह नहीं मिली, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो वापस कहाँ जाएंगे? कहाँ से निकले थे वो लोग? वो इंडिया से निकले थे, वो इंडिया वापस आएंगे। इंडिया उनको शरण देनी पड़ती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उन पे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आप दिमाग में आया? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, रिफ्यूजी कैंप्स थर्ड ये था इसका कॉन्सिक्वेंस। उसके बाद 4th नंबर पे ये हुआ कि अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन ही हेल्प करनी थी ना, जब इतने सारे दंगे फसाद हो रहे थे। लेकिन उस टाइम पे लोग इतने ज्यादा ऐसे भड़क गए थे कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, जैसे अभी आप प्रोटेस्ट ही देखते हो, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की चलती नहीं है वहां पे। पुलिस को हर बार ब्लेम करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना, लोग हरकतें ही ऐसी कर देते हैं। अभी आपने मणिपुर में देखा था, आपने बांग्लादेश में देखा था, आपने नेपाल में देखा था, अब क्या हुआ था वहां पे, लोग गाड़ियां जला रहे थे, बिल्डिंग्स को जला रहे थे, तोड़ रहे थे। तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी तो फेल हो जाती है फिर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सब कुछ। अब गोलियां लगा के वहां पे बम तो वो चला नहीं सकते, अपने ही देश के लोग हैं, है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे जो सिचुएशन आ गई थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी, वो अनहेल्पफुल थी, और साथ साथ में पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी यहाँ पे। मतलब जो भी चल रहा था वही मार काट चल रही थी, पूरा ऐसे वायलेंट तरीके से क्लैशेस जो थे वो इमर्ज हो गए थे सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो झेलेगा कौन सबसे ज्यादा? अभी हम कहते हैं तो जेंडर इक्वालिटी, है ना। जेंडर इक्वालिटी तब आएगी अगर अगर एक मेल मेंबर का रेप हो जाता है तो क्या वो प्रेग्नेंट होगा? नहीं होगा। फीमेल हो जाती है, नुकसान वीक है ना, वीक नहीं है वो, नेचुरली उसका उसकी क्रिएशन ही ऐसी है ना। और एक तो औरतें सफर करेंगी, क्योंकि जो घर बेघर हो गए और उनके साथ अगर 4-5 औरतें, एक मेल मेंबर है, और जाते जाते, चाहे वो हिंदू फैमिली है चाहे वो मुस्लिम फैमिली है, जब वो ऐसी सिचुएशन से उस जगह से निकल रहे हैं तो वो लोग छोड़ेंगे? वो तो फायदा उठाएंगे ना उस चीज, उस सिचुएशन का। तो वहां पे वही कुछ हुआ कि जो औरतें थी उनके रेप हुए। ठीक है, उनको प्रॉपर, उनको मतलब कि अगवा कर दिया गया। 2-2 औरतें उठा के ले गए अपने घर में, मिली नहीं। एब्डक्ट वर्ड पढ़ा आपने, एब्डक्ट का मतलब यही होता है कि इलीगल वे से किसी को अगवा कर लेना। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बच्चे,
जब वहां से भी कोई मारने आ रहा है, वहां से भी मारने आ रहा है, तो बीच में कौन अपने आप को नहीं संभाल पाएगा? औरतें फिर भी थोड़ा सा अपने आप को होश में, वो मैच्योर है, वो संभाल लेंगी, वो थोड़ा सा कम्बैट भी कर सकती हैं कि डंडे उठा के वो मार सकती हैं। लेकिन बच्चे बच्चे तो बच्चों को उनको उस टाइम पे ये चीज चल रही थी कि ये मुस्लिमों के बच्चे हैं, ये हिंदुओं के बच्चे, मार दो। तो सिर्फ बच्चों को मारा उस टाइम पे, ये क्या था? मतलब इतने ज्यादा जानवर बन गए थे, ये ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे। ठीक है, शुक्र ना हो आप उस टाइम पे थे नहीं। मतलब क्या क्या फेस किया सोसाइटी ने, हमारे हमारे पूर्वजों ने, है ना? तो इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं बनना, सबसे पहले इंसान इंसान बनना है। ठीक है, तो समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या हुआ कि विमेन वर एब्डक्टेड एंड रेप्ड। ठीक है, छठा पॉइंट आ जाता है कि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पाकिस्तान में जो लोग रहते थे वो हिंदू थे, वो यहाँ पे आए, घर थे उनके यहाँ पे नहीं थे। अब जो यहाँ से मुस्लिम लोग पाकिस्तान में गए, घर थे उनके पाकिस्तान में, ये तो ना था कि पहले पहले एक एक बंगला बना के रखा है उनके लिए, चलो जी अब आराम से, आप मुस्लिम हो चलो जी, प्रॉपर इनको गाड़ी में रथों में बिठाओ, तो चलो इनको पाकिस्तान ले चलो, पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनको रथों में बिठा के चलो जी, एक एक बंगला आपके लिए बना दिया। ऐसा थोड़ी ना था, मार काट के गरीबी थी। वो आपने मूवीज देखी नहीं है? आपने मिल्खा सिंह वाली मूवी भी देखी होगी, वो ट्रेन में ऐसे लटक लटक के लोग जा रहे हैं, ऊपर भी बैठे हुए, कुछ गिरे होंगे नीचे, वो भी मरे होंगे। बैग नहीं थे उस टाइम पे कि मैं चली पाकिस्तान, मैं चली इंडिया, ऐसे थोड़ा ना था। प्रॉपर वो आप देख रहे गठरी बांधी है, सिर ऐसे उठाई है, चार चार छोटे बच्चे पकड़े हुए हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन थी, बड़ी वर्स्ट सिचुएशन थी। ठीक है, तो घर तो थे नहीं, मतलब उस टाइम पे फ्रीडम, देखो अगर आपका ना 4 हिंदुओं का घर है, एक मुस्लिम का घर है, तो वो मुस्लिम को मारेंगे ही मारेंगे। 4 मुस्लिम का घर है और एक हिंदू है बीच में, उसको मारेंगे ही मारेंगे। निकाल रहे थे ना उस टाइम पे, ये सिचुएशन थी। ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ मुस्लिम्स जो यहाँ पे अभी भी रहते हैं, वो आज तक, मेरे ही फैमिली के पास एक घर है जहाँ पे मेरा घर है, वहां पे एक फैमिली रहती है, वो आज तक ग्रेटफुल रहते हैं कि उस टाइम पे मतलब कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हेल्प की थी उनकी, तो उन्होंने अपने घरों में छुपा दिया उनको, कई बार घर में भी ढूंढ लेते थे। तो वो क्या करते थे कि जब ये मक्की की खेती चल रही होती है, तो उसके, आपको पता है उसका जो घास निकलता है, उसके बीच में उन लोगों ने उनको घुसा के मतलब छुपाया वहां पे, और ऐसे से हुआ कि एक दो बंदा बच गया। आज उनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज बनी हुई हैं। तो ये सिचुएशन भी रहेगी कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था कि वो नेबरहुड थे, भाई बहनों की तरह से रिलेशंस थे, आपस में अच्छे से रहते थे। अब एक पड़ोसी जब वो ऐसी मार काट हो रही है, दूसरा बेचारा अगर अच्छा पड़ोसी वो तो बचाएगा उसको। तो हिंदुओं ने मुस्लिम्स को बचाया, मुस्लिम्स ने हिंदुओं को भी बचाया, लेकिन मैक्सिमम जो था वो थोड़ा सा अपोजिट हो गया था सिस्टम उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी ऐसा भी था कि कुछ लोग बचा रहे थे, और बचाता हुआ कोई दिखा, उसी की सोसाइटी का हिंदू बचा रहा है कोई, तो बाकी हिंदू पकड़ के उसको मारेंगे कि तू तो दुश्मन है। ऐसी सिचुएशन भी हो रही थी वहां पे, पता है आपको? अब क्या हुआ कि वहां पे फ्रीडम का मतलब क्या था? फ्रीडम का मतलब ये था कि रिफ्यूजी कैंप्स। आजादी का मतलब क्या है? रिफ्यूजी कैंप्स। एक आजादी अंग्रेजों से मिली, दूसरी हमें अपनी सोसाइटी के लोगों से लेनी पड़ी, तो रिफ्यूजी कैंप्स में जाके रहो। ठीक है, दूसरा नंबर है उनको कंटेंट, जैसे आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं नहीं, वो हैं कंटेंट क्रिएटर्स को क्या चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको, मतलब आप प्रॉपर उसको कंटेंट लिखो, 4 लाइनों में उसकी वीडियो बनाओ डाल दो, तो आपका कंटेंट चलेगा। तो इट्स मीन कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गटराए होना भी जरूरी है। घटनाएं नहीं होंगे तो क्या डालोगे? कंटेंट ही नहीं मिलता। सोसाइटी में इतनी बड़ी बात हो रही थी, जितने भी पोइट्स थे, जितने भी स्टोरी टेलर्स थे, जितने भी फिल्म मेकर्स थे, उनको कंटेंट मिला। ये कॉन्सिक्वेंस रहा कि उनको कंटेंट मिला और मूवीज बनाई, और बिल्कुल ब्लॉकबस्टर्स मूवीज बनी हुई है इन पे, सुपर डुपर हिट मूवीज गई है। ये इस सिचुएशन में आज भी कोई मूवी बनती है तो हाउसफुल जाता है। अगर इन सिचुएशंस पे आज भी कोई पेट्रोटिक बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे कोई मूवी बनती है, पार्टीशन को लेकर मूवी बनेगी, ठीक है, तो वो मूवी चलती है। वो तो बिजनेस है ना, कंटेंट मिला ना उन लोगों को, समझ रहे हो? तो कंटेंट उस टाइम पे भी था, किताबें लिखते थे लोग, मूवीज बनाते थे, सोशल मीडिया चाहे नहीं था लेकिन और सारी चीजें थी, तो कंटेंट मिला। उसके बाद क्या है? पार्टीशन का मतलब था डिवीजन। मतलब कि पार्टीशन जब हुआ, हर एक प्रॉपर्टी को बांटा गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इवन की एक मूवी है उसमें एक पेन है, उसको भी तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड करके बांटा गया। टेबल्स, चेयर्स इक्वली डिवाइड हुई। इवन की एम्प्लॉयज थे, रेलवे के एम्प्लॉयज थे, टेबल चेयर्स को बांटा गया और एम्प्लॉयज को भी बांटा गया
कि इतने एम्प्लॉयज यहाँ पे, इतने वहां पे, हर चीज का बंटवारा हुआ, हर चीज का बंटवारा, पार्टीशन। आप ऐसे ही थोड़ा ना लो, दो भाई, एक पहले एक फैमिली में रहते थे, दो भाई बने थे, इंडिया पाकिस्तान, तो हर चीज की, हर प्रॉपर्टी, हर चीज का, हर एक, आधी आधी नहीं, वो एक मूवी है जस्ट ये चीज समझाने की कोशिश की है ना, कि एक पेन है उसको भी तोड़ के ये लो वही आधा आधा, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर्टी का, हर चीज का, यहाँ पे एम्प्लॉयज का, हर चीज का बंटवारा हुआ। इवन की जो पार्लियामेंट में रखी हुई सरकार के पास कुर्सियां थी, टेबल थी, वो भी आधे वहां गए, आधे यहाँ रहे, ठीक है। बंटवारा मतलब हर चीज का बंटवारा, ऐसे मत सोचो, लोगों का बंटवारा हुआ ही हुआ, चीजों का भी बंटवारा हुआ फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज। तो मतलब कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एक जगह रहते थे, अब क्या हुआ, दो कम्युनिटीज बन गई, हिंदू वहां पे और मुस्लिम, मतलब मुस्लिम पाकिस्तान में और हिंदू इंडिया में। तो अब देखो ये आपस में कोरिलेटेड है, ये देखोगे ना। अब सबसे पहले डिवीजन, मतलब किसका मतलब हुआ डिवीजन, प्रॉपर्टी डिवाइड हुई, इंप्लॉयज डिवाइड हुए, देन लोग डिवाइड हो गए, समाज, कम्युनिटीज जो है वो डिवाइड हो गई। फिर देन अब जब डिवाइड हो गई तो पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब इस्लामिक नेशन, तो देन क्वेश्चन उठा कि हिंदू, इंडिया पहले उसका नाम हिंदुस्तान था, तो क्या वो अभी हिंदू नेशन बनेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब जब ये प्रॉब्लम हुई तो डीपर इशू ऑन आइडेंटिटी, तो इंडिया कैसे अभी हिंदू नेशन बन जाए, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, सारे मुस्लिम, मैंने बोला था ना, फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफ्फर खान, ऐसे मुस्लिम थे जो कहते थे कि हमने कहाँ पे रहना है, उन्होंने बोला था कि इंडिया में ही रहना है, लेकिन उनकी आवाज को इग्नोर करते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। नॉर्थ वेस्ट, ये मैंने आपको कल भी बताया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये, ठीक है। तो उनकी बात इग्नोर हो गई, तो सभी नहीं चाहते थे। तो आज भी मैक्सिमम मुस्लिम है ना यहाँ पे, मुस्लिमों से अगर आप बोलो ना, अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आपकी सोच बदलेगी, आप कभी भी इस वाली पॉलिटिक्स में ट्रैप नहीं होंगे कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिमों से हमें कोई डर नहीं है और मुस्लिमों को हिंदुओं से कोई डर नहीं है। अगर होना होता तो यहाँ पे मुगलों का शासन रहा है देश में, बाबर, औरंगजेब, अकबर, ये कौन थे, ये हिंदुस्तान के राजे लोग थे, मुगल्स ने राज किया, लेकिन उस टाइम पे भी हिंदू पॉपुलेशन खत्म कर सकते थे वो लोग, तभी हिंदू लोग सरवाइव किए ना, अच्छे से रहते थे, ठीक है। हर राजा तो वो बेस्ट होता नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम हर राजा के, आज भी तो राजा ही है, प्राइम मिनिस्टर राजा ही है ना, प्रॉब्लम्स तो सोसाइटी में आज भी चल रही है। तो अगर उस टाइम पे हिंदू मुसलमानों को कोई अगर मतलब कि दिक्कत नहीं हुई, तो आज क्यों हो रही है फिर, ये चीज हमें एजुकेशन ही पढ़ाएगी ना। लेकिन अब आगे आने वाली जनरेशन कैसे पढ़ेगी, क्योंकि वो तो मुगल्स को काट रहे हैं, सिलेबस में से बीजेपी मुगल्स को ही उठा लेगी, तो फैक्ट्स पता नहीं चलेंगे किसी को भी। तो फिर, लेकिन जिस क्षत्रिय राजा ने मुगलों से लड़ाई की, तो आप उसको कैसे दिखाओगे, छत्रपति शिवाजी ने जिस मुगल से लड़ाई की होगी वो वाला पार्ट कैसे दिखाओगे, फिर उनकी वीरता के बारे में कैसे बताओगे। अगर आपको ग्लैमर ही लाना है आपने, फिर इसका मतलब ना उस मेडिवल हिस्ट्री को ही काट दिया जाएगा, वो डंग की हिस्ट्री नहीं होगी फिर। क्योंकि देखो ना, अगर हम 1 से लेके 10 तक काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से अगर मैं 6, 7, 8 को काट देती हूँ, तो आप 10 तक काउंटिंग कंप्लीट है। तो एक टाइम को आप कैसे, जब राजा ही मुस्लिम था, राजा ही मुगल था, तो उस टाइम को कैसे काट सकते हो, आप कहते हैं हमने मुगल्स की हिस्ट्री काट देनी है। इट्स मीन आपकी किताबों के साथ भी पॉलिटिक्स होती है, आपके पास ये रियल मटेरियल नहीं पहुंच रहा है। जब जब सरकारें बदलेंगी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, वैसे वैसे जनरेशंस को